जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज मैं रियल बता दूँ, वीडियो को यदि नहीं देखोगे तो पछताओगे बहुत। और आज ऐसा बिंदु लेकर आया हूं, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं रियल बता दूं, वो आप गलत करके आए होंगे या तो एग्जाम में, या तो आने वाले एग्जाम में गलत करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो जब अंतिम लास्ट तक देखोगे तो मजा आएगा। और मैं रियल बता दूं, देखने के बाद आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरी गारंटी है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे जो सकर्मक के दो भेद माने जाते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया, एक होती है दिकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया वाक्यों में एक कर्म होता है, दिकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पर दिकर्मक क्रिया वाले वाक्य कैसे पहचाने जाते हैं, एकर्मक क्रिया वाले वाक्य कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे दिकर्मक क्रिया वाले वाक्य को कहीं कहीं एकर्मक क्रिया का उदाहरण भी माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है आज का। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए जरा आज हम बात करेंगे जो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सकर्मक और अकर्मक। हम बात करेंगे सकर्मक के दो भेदों में, एकर्मक और दिकर्मक। तो विद्यार्थीगण, हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं, दो। याद रखना, लेकिन जो सकर्मक क्रिया के ये जो तो दोनों भेद होते हैं, हमेशा और हमेशा ये दोनों भेद भी सकर्मक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें कर्म तो होता है। सकर्मक क्रिया के सभी उदाहरण सकर्मक क्रिया होते हैं, लेकिन सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और दिकर्मक क्रिया। याद रखें, कर्मक क्रिया वाले वाक्यों में एक कर्म, दिकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म। तो जाहिर सी बात है, सकर्मक क्रिया के दोनों भेद भी सकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। तो आइए जरा बात करेंगे पहले दिकर्मक क्रिया, फिर एकर्मक क्रिया। मैंने साथ में लिखा ये पहचान करने के लिए, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। फिर मैंने दिया है, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, गृहिणी ने गरीबों को कंबल बांटे। ऐसे वाक्य क्यों एकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं, हालांकि अब जानने के लिए आप उत्सुक जरूर होंगे। आइए जरा देखते हैं। विद्यार्थीगण, मैंने क्या कहा कि डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, पापा ने मम्मी को फोन किया, न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी या मृत्युदंड दिया, रमा गाय को चारा खिलाती है। ऐसे प्रश्न दिया। तो याद रखना, हमेशा इसमें दो कर्म है। अब कैसे पहचानो कि दो कर्म है? याद रखना, दिकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं विद्यार्थीगण, उसमें दो कर्म होते हैं, हमेशा और हमेशा। जैसे मैंने देखो यहाँ दिया, हमेशा और हमेशा क्या दी, दवा दी, किसको दी, रोगी को दी। ऐसे क्या पढ़ाई, हिंदी, किसको पढ़ाई, छात्रों को। ऐसे क्या किया, फोन किया, किसको किया, मम्मी को। ऐसे क्या दिया, मृत्युदंड, किसको, अपराधी को। ऐसे क्या खिलाई, चारा, किसको, विद्यार्थीगण, गाय को। आपने देखा विद्यार्थीगण, इसमें दो कर्म आ गए। एक यहाँ मिला हमेशा और हमेशा दवा, एक मिला ऐसे रोगी, एक मिला ऐसे छात्र, एक मिला ऐसे हिंदी, एक मिला ऐसे मम्मी, एक मिला ऐसे खून, एक मिला अपराधी, एक मिला मृत्युदंड, एक मिला चारा, एक मिला ऐसे ही यहाँ गाय। ध्यान से सुनो विद्यार्थीगण, इसका मतलब क्या है? आपसे पूछे कि दिकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे, बात ये भी आती है। तो याद रखना, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा विद्यार्थीगण। दिकर्मक क्रिया के वाक्यों में जो दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख कर्म और एक होता है गौण कर्म। एक होता है मुख कर्म, एक होता है गौण कर्म। जो गौण कर्म होता है विद्यार्थीगण, उसे क्या कहा जाता है, सजीव, और उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन मुख जो कर्म होता है विद्यार्थीगण, निर्जीव होता है, उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। गौण जो कर्म होता है उसी के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गौण कर्म सजीव होता है। यदि उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण क्या है, सजीव है। अब वो गौण कर्म होगा, अगर उसके साथ को नहीं लगाओगे, राम ने रावण मारा, वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। जी हाँ, जैसे देखो विद्यार्थीगण, कैसे समझोगे दिकर्मक क्रिया के वाक्यों में। अब ये भी बात आता है कि कौन सा गौण कर्म होगा, कौन सा मुख्य कर्म होगा। याद रखना, हमेशा और हमेशा वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया कहाँ मिलती है, लास्ट में। क्रिया कहाँ मिलती है, लास्ट में, यानी अंतिम में। याद रखना, क्रिया के ठीक पहले
क्रिया के ठीक पहले जो हमारा कर्म होगा वो मुख्य कर्म होता है, लेकिन क्रिया के पहले जो कर्म होता है याद रखना वो क्या होता है, गौण कर्म होता है। होंगे क्रिया के दोनों ही पहले, होंगे क्रिया के दोनों ही पहले होंगे विद्यार्थीगण, पर याद रखना क्रिया के एक ठीक पहले होगा, एक पहले होगा। तो जो ठीक पहले होगा, क्रिया के 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 जो ठीक पहले होगा, उसी को विद्यार्थीगण क्या माना जाता है, मुख्य कर्म माना जाता है। और जो मुख्य कर्म होता है विद्यार्थीगण उसे क्या माना जाता है, निर्जीव माना जाता है। ध्यान से सुनो, एग्जाम हाल में रहेंगे, यदि आप ये भूल गए कि मुख्य कर्म किसे कहा जाएगा तो इतना तो याद ही रहेगा, मुख्य कर्म निर्जीव होता है, वो भी क्रिया के ठीक पहले होता है। और क्रिया के पहले अगर कहा जाए तो क्रिया के पहले जो होता है वो क्या होता है, गौण कर्म होता है। और गौण कर्म क्या होता है प्रिय विद्यार्थीगण, सजीव होता है, इसके साथ वो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब पढ़ाई एक क्रिया है, हिंदी है मुख्य कर्म, छात्र है गौण कर्म। मुख्य और गौण का मतलब क्या होता है, गौण का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थीगण जिसका महत्व कम हो, जिसका महत्व कम हो उसी को क्या कहा जाता है, गौण कर्म कहा जाता है। यानी इस वाक्य में दवाई का महत्व ज्यादा है, हिंदी का महत्व ज्यादा है, फोन का महत्व ज्यादा है, जबकि रोगी और छात्र अपराधी का महत्व उतना ज्यादा नहीं है। ध्यान से सुना, इसका मतलब आप विकर्मक क्रिया के वाक्यों को पहचान गए। अकर्मक क्रिया यही देखो, सेम ऐसे देकर मैंने समझाया क्या, डॉक्टर ने दवा दी, अब ये विद्यार्थीगण एक कर्म आया, और ये कर्म क्या है विद्यार्थीगण, ये मुख्य कर्म रहा। यहाँ क्या रहा, मुख्य कर्म, क्योंकि दवा यहाँ निर्जीव है हमेशा और हमेशा, याद रखना। और गौण कर्म इसमें नहीं रहा। अब जरा देखो, इस वाक्य में मैंने गौण कर्म रख दिया, गौण कर्म, पर कर्म कितना है, एक है। क्रिया के ठीक पहले याद रखना हमेशा और हमेशा मुख्य कर्म होता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य में मैंने मुख्य कर्म नहीं रखा, गौण कर्म रख दिया, लेकिन कर्मवाक एक है तो है। यहाँ देखो दो कर्म था, छात्र और हिंदी, यहाँ छात्र है हिंदी नहीं है, तो एक ही कर्म है, एक ही कर्म है, एक ही कर्म है। तो ये कर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। जहाँ किसी वाक्य में कर्म एक हो वो कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, जाहिर सी बात है, चाहे उसमें मुख्य कर्म आ जाए चाहे गौण कर्म आ जाए, अगर कर्म एक है हो तो कर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अच्छा, बात आती है प्रिय विद्यार्थीगण, बहुत से विद्वान साथी विषय बहने इसको लेकर बहुत तनाव में होते हैं कि राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। जी हाँ, आज उसी हम बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। हिंदी ग्रामर का जो एक विकारी शब्द है विद्यार्थीगण, उसमें एक ये अपवाद का नियम नहीं होता, कुछ हमारे मित्र अपवाद का नियम बता देते हैं, पर आइए जरा देखते हैं। हमेशा और हमेशा एक चीज बताना चाहता हूँ विद्यार्थीगण, हम हमारे समाज में दान कई तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग पहलू होते हैं। तो हम कहें दान दो तरीके के होते हैं, एक सही दान होता है, एक गलत दान होता है। सही दान के दो पहलू, एक देकर वापस लेना, एक देकर वापस ना लेना। गलत दान के दो पहलू, एक देकर वापस लेना, एक देकर वापस ना लेना। सही दान जिसे समाज स्वीकार करता है विद्यार्थीगण, समाज के दृष्टिकोण से सही दान माना जाता है, पर गलत दान विद्यार्थीगण जो समाज के दृष्टिकोण से सही ना माना जाए उसी को गलत दान कहा जाता है, जिसे समाज स्वीकार ना करे। विद्यार्थीगण हम बात करेंगे दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस नहीं ली जाती, जैसे हम किसी को उपहार, पुरस्कार या जो भी हम देते हैं विद्यार्थीगण, दान आदि के अर्थ में मैंने लिखा क्या, दान आदि के भाव में जो चीजें वापस न ली जाए। मैं किसी को कोई चीज दान दे दिया पर वापस नहीं लिया, तो याद रखना जैसे दान, पुरस्कार, उपहार की दशा में, ध्यान से सुना मैंने क्या लिखा, दान, पुरस्कार, उपहार की दशा में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने लिखा राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, जरूरी नहीं है यही वाक्य आपके एग्जाम में आए। तो राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, दान है, ये देखो दान दिए, तो याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये देना क्रिया होगी। और कंबल यहाँ हो गया विद्यार्थीगण विकारी शब्द, संज्ञा है, लेकिन हम बात करें विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ये कर्म है, कर्म है, ये मुख्य कर्म है, और ये गरीब यहाँ गौण कर्म है। कंबल है मुख्य कर्म, कंबल है मुख्य कर्म, और गरीब है गौण कर्म। गरीब है क्या विद्यार्थीगण, गौण कर्म। तो आप कहोगे ये भी द्विकर्मक क्रिया, ऐसे एग्जाम में आएगा तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण क्यों नहीं, याद रखना दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस नहीं ली जाती, ऐसी दशा में गौण कर्म को विद्यार्थीगण, ऐसी दशा में गौण कर्म को संपलान कारक माना जाता है। गौण कर्म को
संप्रदान कारक माना जाता है, संप्रदान कारक माना जाता है, संप्रदान कारक माना जाता है। जबकि संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए होती है जो को का बोध कराती है। ऐसी दशा में जब ये गौण जो कर्म था इस संप्रदान कारक मान लिया गया तो विद्यार्थीगण यहाँ हमेशा और हमेशा कर्म तो एक ही बचा, सिर्फ कंबल विद्यार्थीगण। तो याद रखना, इसीलिए ये कर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ऐसे यही नहीं प्रिय विद्यार्थीगण, प्रश्न ऐसे भी आ जाए, जैसे देखो गृहिणी ने, ऐसे आएगा, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, ऐसे भी आ जाए, कपड़े दिए, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। हमेशा और हमेशा यहाँ भी देखेंगे दो कर्म द्विकर्मक क्रिया का वाक्य लग रहा है, पर है क्या, एक कर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि दान आदि के अर्थ में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। ऐसी दशा में सिर्फ मुख्य कर्म बचता है। याद रखना, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं होता है। याद रख लेना, हमेशा और हमेशा दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर वापस नहीं लिखी जाती, ऐसी दशा में गौण कर्म को हमेशा और हमेशा संप्रदान कारक मान लिया जाता है। और ऐसी दशा में अकर्मक क्रिया के वाक्यों में मुख्य ही कर्म सदैव अकर्मक क्रिया का उदाहरण कहलाता है। तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा विद्यार्थीगण, ताकि आने वाली वीडियो आप तक और बेहतरीन हो, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा विद्यार्थीगण। तो जो विद्यार्थीगण चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा विद्यार्थीगण, ताकि आप तक वो बिंदु जरूर पहुंचे। तो मेरी कक्षा आज तक यही होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।